नमस्कार, मैं रंतोष कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रंतोष कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज CHSL का मैथमेटिक्स का दूसरा सेट प्रैक्टिस लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा सेट प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, जो कि लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाभ हानि का प्रश्न है, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आप यहां पर देखिए 28 वस्तु का जो है आपका, ये आपका 28 वस्तु का जो है 28 वस्तुओं का जो आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो आपका 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ। यदि 28 वस्तु का विक्रय मूल्य 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, स्वाभाविक सी बात है हानि होगा। 28 वस्तु बेचना है, 18 ही खरीदेंगे, यानी 18 के दाम में 28 बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये हानि ही होगा। देखिएगा, अगर ये विक्रय मूल्य बटा अगर आप CP लिखोगे इक्वल टू 18 बटा 28, यानी आपका विक्रय मूल्य 18 है, क्रय मूल्य आपका 28 है, तो स्वाभाविक सी बात है आपका हानि होगा। कितना का हानि हो रहा है? आपका ये हानि हो रहा है, और ये जो हानि है, ये हानि कितना का हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये हानि है आपका 28 में आपका ये 18 माले चला गया, तो हानि आपका 10 रुपया का है। तो 10 रुपया का अगर आपको हानि है, तो हानि परसेंट निकालने के लिए कह रहा, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो इस प्रश्न में तो आपको लॉस ही हो रहा है। अगर इस प्रश्न में आपका लॉस हो रहा है, तो ये तो आपका मान के चलिए आपका ये लॉस हो रहा है, तो आपको निकालना तो होगा लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा? हानि परसेंट बराबर क्या होगा? हानि है आपका 10, कितना में? जब भी लाभ या हानि का गणना करते हैं हम लोग तो क्रय मूल्य के आधार पे करते हैं, और क्रय मूल्य ये आपका है 28 और गुना आपका 100। आप अगर इसे भाग करोगे, 5 दुना 10, 14 गुना 2 28, 7 दुना 14 और 50 गुना 2, यानी 50 पंचे 250 बटा 7%। 250 बटा 7% को आप लिख सकते हो 7 पचे 35, और ये 7 या 21, यानी इसके बदले में आप इसको लिख सकते हो कि 35.5 बटा 7%। 7 या 21, ठीक, 35.5 बटा 7%, यानी कि ये प्रश्न का जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका होगा C। ऑप्शन नंबर आपका C है। ठीक है, हानि, और हानि इक्वल टू 35.5 बटा 7%। ठीक है, आप इसे उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन था आज का लाभ हानि से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस से ही है। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 18% के लाभ पर बेची जाती, यदि उसे 49 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो लाभ 25% होता। भाई, एक वस्तु को 18% के लाभ पे बेचते हैं, यानी मान के चलिए आपने क्रय किया, आपका CP जो है वस्तु का, यदि वो आपका A था और 18% के लाभ पर बेच रहे हो, यानी 118 बटा 100 में बेच रहे हो। क्वेश्चन क्या था, यदि उसे 49 रुपया अधिक में बेचा जाता, 49 रुपया अधिक में बेचा जाता, तो 25% का लाभ होता, यानी जो आपका CP था उसमें 25% का लाभ होता है, 125 बटा 100। देखिए, ये आपका 49 है, 125 में 118 चला जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बटा आपका 100, तो 7 एकम 7, 7 7 49, 49, और जो ये आपका क्रय मूल्य था ये आपका कितना होगा? 700। क्वेश्चंस में कह रहा था द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज 700, ये आपका 700 रुपया था। ठीक है, बहुत हल्का सा प्रश्न था। हमने A को जो है क्रय मूल्य माना, हमने माना लेट CP इक्वल टू A। अगर आपका क्रय मूल्य A था, 18% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो 118 बटा 100 होगा। यदि 49 रुपया अधिक में बेचते तो 25% का लाभ होता। 49 अपनी जगह पे रह गया, 125 में 118 चला गया तो आपका 7 होगा, 7/100 काट दिए तो आपका ये जो क्रय मूल्य है वो आपका 700 है। बहुत ही हल्का सा प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 20% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य 640 रुपया है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। एक घड़ी का अंकित मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, यदि इस घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% और 20% का दो क्रमिक छूट दे करके इसे 640 रुपया में बेचा जाता है। इसका मतलब हो गया कि माना घड़ी का आपका अगर अंकित मूल्य M है,
यदि एक बार 20% का छूट देगा, डेट मीन्स आपका 80% बेच रहा है, और 2 छूट आपका 20-20% का दे रहा है, एंड 2 बार आपका 80-80% होगा, इक्वल टू आपका 640। आप इसे काटोगे तो 20 चौका 20 पंचे 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 40 बार में। यानी ये जो आपका घड़ी का जो आपका अंकित मूल्य था वह कितना होगा, 25 चौका 100, यानी 25 गुना 40, डेट मीन्स आपका 1000। तो घड़ी का जो आपका अंकित मूल्य था 1000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में। ठीक है, 2 क्रमिक छूट के बाद घड़ी को 640 में बेच रहा था। घड़ी का आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ दी वॉच, तो इसका जो है वॉच का जो आपका अंकित मूल्य था वो आपका कितना था, 604, सॉरी अंकित मूल्य आपका 1000 में था। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चंस कह रहा है सुधीर ने रुपया 15,000 का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना कि ब्याज की दर थी। यानी देखिएगा क्वेश्चंस में आपका स्पष्ट कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया, उतने ही वर्षों के लिए लिया, उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना कि ब्याज की दर थी। यानी समय और रेट दोनों आपस में समान दिया। इस प्रश्न में आपका जो टाइम है और जो आपका ये रेट है, ये टाइम और रेट दोनों आपस में समान है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 7,350 रुपए का भुगतान किया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको कह रहा है। देखिएगा साधारण ब्याज आपका 7,350 रुपया दिया हुआ है, और आप लोगों को पता है कि साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P आपका 15,000 है, R तो आपका R ही है जो पता नहीं, और R और T दोनों समान है। और चूंकि मुझे R निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट को तो रेट माने ही थे, टाइम को भी हमने जो है R मान लिया, बनाने में आपका सॉल्व करने में सुविधा होगा। मूलधन आपका 15,000 है और टाइम इक्वल टू आपका रेट है, और टाइम और रेट दोनों समान है, दोनों को बराबर मान लिया। चलिए अब देखिए 0000 आपका कैंसिल है। अगर आप इसे ये सिंगल जीरो आपका कट जाएगा। 15 से अगर भाग करोगे 15 चौका 60, 15 नम 135, 49 बार में। अगर आर स्क्वायर का मान यदि आपका 49 है, सो डेट आर इक्वल टू आपका 7% है। आपसे पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपका 7%। सिंपल इंटरेस्ट का ये प्रश्न था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ Rs 5,000 एट द रेट ऑफ 8% पर 8% फॉर 3 इयर्स। यानी कि 5,000 रुपया की राशि पर 3 वर्षों के लिए जो है आपका 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिएगा 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए कह रहा है। 8,000 रुपया की धनराशि पर एक फॉर्मूला होता है अंतर का, D इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाय 100। 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का आपका ये फॉर्मूला है, D इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाय 100। यदि कभी भी प्रश्न में आपको 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने के लिए कह रहा है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। देखिएगा मूलधन जो है आपका P का मान आपका 5,000 रुपया दिया हुआ है, गुना आपका P का मान आपका 5,000, एक डॉट यहां पर आगे इसको हटा देते हैं। P का मान आपका 5,000 है, रेट इक्वल टू आपका 8% है, 8 इंटू 8, और बाय नीचे आपका जो 100 इंटू 100 होगा, गुना 300 प्लस 8 करोगे तो 308 है, और बटा नीचे 100। देखिएगा यहाँ पर 00 कैंसिल, 50 गुना 200 ये आपका कट गया। फिर आप देखो 4 दूना 8, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, 2 1 कम 2, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, आपका पूरा पूरी तो कटता हुआ नहीं दिख रहा है, निकटतम दिया हुआ है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकटतम दिया हुआ है 108 है आपका, और 4 दूना 8, सॉरी 308 है, 8 गुना ये आपका 308 है, और बाय आपका कितना दिया 25, तो 8 8 64 और 8 दिया 24, 2464 है। और 2464 को अगर आप 25 से भाग करोगे तो 25 नम 225, 25 नम 225, यानी कि आपका 21 214, 25 अट्ठे 200, 140, 25 छक्के 150 तो नहीं जाएगा, 25 पंचे में जाएगा आपका
ठीक है, 25 पंचे, हाँ 25 पंचे होगा आपका, 25 पंचे 125, ठीक है, 25 पंचे 125, तो 25 पंचे 125 होगा। फिर आपका 98.5 के बाद अगर कुछ और आता है, ठीक है, यानी यहाँ निकटतम बोला है तो 98.5 के बाद कुछ भी आ रहा है, आप इसको देख लीजिए। अगर आप इसे देखते हो 25 से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 25 से करो। 25 नम आपका ये 225 हो गया। फिर आपका 21 और 4 है, ठीक है, 25 अट्ठे आपका ये 200 हो गया। 14, 1.2 के नीचे एक जीरो आएगा, ठीक है। 25 पंचे आपका 125 है, तो ये 15 है, फिर एक जीरो, 25 छक, यानी कि आपका 98.56, यानी 98.56 आ रहा है, यानी अप्रोक्स आपका इसका जो वैल्यू है वो आपका 90 कितना होना चाहिए, 99, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपका 99, ठीक है। इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एवरेज से रिलेटेड प्रश्न है कि कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत अंक 89, जबकि गणित में लड़कियों का औसत अंक 91 है। कक्षा में पूरी कक्षा का औसत क्या है? देखिएगा, अगर हम इसका औसत निकालते हैं कि पूरी कक्षा का औसत क्या है, मुझे इसका औसत निकालना है, बात को समझिए। ये जो आपका औसत है क्या होगा, 29 लड़कों का जो है औसत आपका 89 है, जबकि आपका 21 लड़कियों का औसत आपका 91 है। और बाय आपका टोटल में विद्यार्थी 29 प्लस 21, ये आपका टोटल 50 स्टूडेंट है। 29 को जो है ना आप गुना कर लीजिए 89 से, थोड़ा सा बड़ा है करके देख लेते हैं। 81 के फसल में 8, 9 2 18 और 8 26, ठीक है। 9 72 का 2 असल में 7, 8 9 16 7 23, देखो 1 6 2 8 3 2 5, ठीक है, 2 2581, इसको गुना करिए तो आपका 2581 आया, प्लस 21 एकम 21 का 1 हाथ में 2, 21 नम 189 और 2 191, 191 आ गया, बटा नीचे आपका 50 है। आप इसे जोड़ोगे, 1 1 2 है, 8 8 1 9 है आपका, ये 8 1 9 9 5 9 5 14 4 हाथ में 1 होगा, 3 और 1 4 और बटा नीचे 50 है। 4492 बटा 50 है। अगर ये 4492 बाय 50 है, यानी कि आपका ये 9 5 45, 90 तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में ये 90 है, 90 ये दोनों तो आपका नहीं हो सकता, ठीक। 89 एक्यूरेट भी आपका नहीं कटेगा, तो ये भाग लग के आपका होगा 89.84। आप जो है इसको देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए डी नंबर, ठीक है। ये डी ही जाएगा क्योंकि संभव नहीं है ऑप्शन के अनुसार से, ठीक है। इस तरह ऑप्शन से भी थोड़ा कैलकुलेशन को शॉर्ट करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपया खर्च किए, उस महीने में परिवार क्या ज्ञात करें। देखिएगा 8% दान करता है, 8% दान करता है जिसका कि मान आपका 1200 रुपया दिया हुआ है। तो आय पूछ रहा, आय तो आपका 100% होगा, 100% का मान कितना होगा, 1200 बटा 8 गुना अगर आप 100 करोगे, 8 एकम 8 15 8 120 150, और 150 को अगर आप 100 गुना करोगे 15,000, तो इस परिवार का इनकम जो है होना चाहिए 15,000, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो, सिंपल सा प्रश्न था आपका ये परसेंटेज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जितना जल्दी आप चाहते हो कि सॉल्व हो जाए उतना ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। एक शहर की जनसंख्या में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 56,763 हो गई। शहर की प्रारंभिक जनसंख्या, माना कि शहर का प्रारंभिक जनसंख्या आपका अगर x था, पहला साल 5% का वृद्धि हुई तो 105 बटा 100, दूसरा साल 2% का वृद्धि हो गई तो 102 बटा 100, और तीसरा साल अगर 6% का वृद्धि हो गई तो 106 बटा आपका 100, इक्वल टू आपका 56,763 दिया हुआ है। चलिए अगर से आप काटोगे 21 पंचे 20 पंचे 100, इसे काटोगे 51 गुना 2 50 गुना 2, इसे काटोगे आपका 53, इसे काटोगे आपका 50, 3 एकम 3 एकम 3, 51 को आप 53 से गुना करोगे, फिर उसे आप 21 से गुना करोगे तो 56,763 आ जाएगा। और जो शहर का जनसंख्या है 25 25 गुना 50 और आपका 3 जीरो, यानी कि शहर का जनसंख्या आपका 50,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ऑप्शन नंबर आपका ये डी पे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे है, देखिए 9 नंबर। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो अपने कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वह व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। एक बार यह व्यक्ति जो है 10 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है, जबकि दूसरी बार यह व्यक्ति आपका 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है।
उसके घर से कार्यालय की दूरी। देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोनों समय ये लेट से पहुंचता है। ये जो टाइम है, एक बार का टाइम है T1 इक्वल टू, मैं मान सकता हूं कि ये 10 मिनट की देरी है। एक बार ये 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और फिर दूसरी बार फिर ये 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये दोनों बार ये आपका देरी से ही पहुंच रहा है। जब भी प्रश्न में देरी देरी रहे तो घट जाएगा आपका जो समय है, टाइम आपका घटेगा। 18 में आपका ये 10 चला गया, डेट मीन्स आपका ये 8 मिनट होगा। यदि प्रश्न में देरी पहले रहे तो जुटेगा, पहले देरी रहे जुटेगा, पहले रहे तो घट जाएगा, पहले देरी रहे तो आपका जुट जाएगा, देरी रहे तो आपका घटेगा। ये होता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। दूरी निकालने के लिए कह रहा है आपसे कि उसका घर से कार्यालय की दूरी। देखिए घर से जो है क्वेश्चंस कह रहा है कि घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। इस प्रकार के प्रश्नों में जब आपसे दूरी पूछा जाए तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, दूरी बराबर, आपको दूरी का एक सिंपल फॉर्मूला पता होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। लेकिन इस दूरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू डी इक्वल टू एस इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला इस प्रश्न को सॉल्व करने का होता है, दूरी बराबर, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, चाल का गुणनफल, दूरी बराबर चाल का गुणनफल गुना समय बटे चाल का अंतर। अगर इस प्रकार का फॉर्मूला इस प्रकार का अगर क्वेश्चंस आपको आए तो आप जरूर से जरूर देखिएगा, दूरी बराबर चाल का गुणनफल गुना समय बटे चाल का अंतर। चाल का गुणनफल, पहला चाल आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा चाल आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय आपका 8 मिनट का दिया हुआ है। देखिए मिनट में घंटा में चेंज करना होगा चूंकि ऊपर दोनों घंटा पे था। चाल का अंतर आपका 30 माइनस 24 होगा, ठीक है। देखिएगा 30 से कम 30, 30 दूना आपका जाके ये 60 हो गया, ठीक है। 2 एक कम 2, 12 गुना 2 आपका 24 हो गया। देखो इसको काटोगे तो 6 आएगा, तो 6 एक कम 6 दूना 12 आप कर सकते हो, और 8 दूना 16 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस होना चाहिए 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में। इसे आप उतार सकते हो। ये फॉर्मूला दूरी बराबर चाल का गुणनफल गुना समय बटे चाल का अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड एक प्रश्न है जो टाइम एंड वर्क के ही जैसा सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। टेप ए 20 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। देखिए ए जो है ना, ए जो है ये टाइम दिया हुआ है कि ये आपका 20 घंटे, सॉरी ए जो है ये आपका 20 घंटे में, ये आपका 20 घंटे में भर सकता है, जबकि बी इसे 30 घंटा में भर सकता है। देखिए बी इसे 30 घंटा में भर सकता है। ये भरने वाला पाइप है, ऊपर में आप प्लस का साइन लगा दीजिएगा। टैंक में अगर पानी निकालने वाला पाइप होगा तो माइनस के साइन के द्वारा इसे दर्शाएंगे। इससे पता चलेगा कि माइनस का साइन पानी को निकालता है और प्लस का साइन पानी भरता है। यहाँ पर प्लस का साइन दिए क्योंकि ये पानी भरने वाला पाइप है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सेम ये टाइम एंड वर्क के प्रोसेस में सॉल्व करेंगे कि आपका टैप ए यानी नल ए जो है 20 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी आपका 30 घंटे में भर सकता है। तो दिए गए समय का एलसीएम जो है उसे हम टैंक का क्षमता मान लेंगे, और ये 20 और 30 का एलसीएम जो है वो आपका 60 होगा। और आप ना इसे टैंक, हालांकि हमेशा ये टैंक का क्षमता नहीं होता, लेकिन ये सिंपल प्रश्न है, इसमें आप दिए गए समय का एलसीएम को टैंक का क्षमता मान सकते हो, ठीक है। 60 को 20 से भाग करोगे 3, 60 को 30 से भाग करोगे 2। कोई भी पाइप अगर पानी को भरेगा तो अपना क्षमता के अनुसार ही भरेगा बाबू, अपना क्षमता के अनुसार से भरेगा। पाइप ए का क्षमता आपका 3 है, जबकि पाइप बी का क्षमता 2 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये जानना चाह रहा है। मिलेगा तो क्षमता मिलेगा, जब भी मिलेगा आपका क्षमता मिलेगा। देखिएगा ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, टोटल क्षमता आपका 5 हुआ। अगर टोटल क्षमता 5 है और टैंक का क्षमता 60 है, 60 को 5 क्षमता से काम करेगा, 12 पंचे 60, यानी ये 12 मिनट में, सॉरी 12 मिनट नहीं घंटा है, तो आपको ये आंसर भी आपका घंटा में आएगा, ठीक है।
तो ये आपका 12 घंटा में, ये जो है 12 घंटा में पूरा का पूरा टैंक को भर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से किसी काम को 24, 16 और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी काम को आपका 32 दिन में कर सकता है। सबसे पहले दिए गए दिनों की संख्या का एलसीएम लेंगे, जो कि आपका टोटल काम होगा, और इसका एलसीएम जो है वो, इसका एलसीएम कितना होगा, देखिए सबसे बड़ा 32 है, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 दूना 16, यानी 8 चौक 32 तिया 96। इसका जो आपका एलसीएम है वो आपका 96 आ गया। एलसीएम इसका कितना आ गया, 96 आ गया। हालांकि एलसीएम आप लोग ले लीजिएगा 96, सबको लेने सक जाइएगा, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम में कोई दिक्कत है। 96 को 24 से भाग कीजिएगा 4 होगा, 96 को 16 से भाग कीजिएगा 6 होगा, 96 को 32 से भाग कीजिएगा 3 होगा। ए के काम करने का क्षमता 4 है, जबकि बी का काम करने का क्षमता 6 है, जबकि सी के काम करने का क्षमता 3 है। कहता यदि ए और सी ने कार्य शुरू किया और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया, देखिए ए और सी ने काम शुरू करके 6 दिनों तक काम करके छोड़ दिया। यदि ए और सी ने काम को छोड़ दिया तो कम से कम 6 दिन तो किया, 6 दिन के बाद ना छोड़ा। तो जब 6 दिन के बाद छोड़ा तो ए का क्षमता 4 है, सी का क्षमता 3 है, कम से कम 4 और 3 क्षमता के साथ इन्होंने 6 दिन तो काम किया, और 6 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देता है, तो शेष काम को तो बी करेगा। बी का क्षमता 6 है, 6 क्षमता से ये कितना समय में टोटल काम को कर देगा, और टोटल काम आपका 96 है। 4 3 7, 7 6 आपका 42, 42 प्लस 60 इक्वल टू आपका 96, 60 इक्वल टू 96 में 42, 6 में 2 गया 4, और 9 में 4 गया 5, 54, 6 1 कम 6, 6 9 54। तो प्रश्न आपको कह रहा है, कि देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। तो रिमेनिंग टास्क को बी जो करेगा वह कितना दिन में करेगा, तो 9 डेज में करेगा। आपका उत्तर होना चाहिए 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न था आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि आपको मिलेगा 12 नंबर। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 12 नंबर का यह प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखता हुआ। ये जो प्रश्न है कोई भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिनों तक काम किया और चला गया, और फिर बी ने इसे 10 दिन में समाप्त कर दिया। यदि दोनों एक साथ काम करते तो वे उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, ए के 12 दिन का काम को, जिस काम को ए 12 दिन में करता है उसने 6 दिन ही किया, और 6 दिन के बाद ए चला गया, और शेष काम को बी ने 10 दिन में किया। इसका मतलब है कि ए का 6 दिन का काम को करने में बी को 10 दिन लगा। इसका मतलब हुआ कि ए का 6 दिन का काम को करने में बी को आपका 10 दिन लगा। 5 गुना 2 10, 3 गुना 2 6, यानी कि ए बटा बी इक्वल टू आपका 5 बटा 3 है। यानी ए का क्षमता 5 है तो बी का क्षमता 3 है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करते तो काम को कितना दिन में समाप्त करता। भाई, जिस काम को ए अकेला 12 दिन में कर सकता था, उसी काम को ए और बी मिलकर के कितना दिन में करेगा। यही तो पूछ रहा है आपसे कि जिस काम को ए अकेला 12 दिन में कर सकता था, उसी काम को ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अपना क्षमता के अनुसार से करेगा। और यहां पर देखिए, ए का क्षमता आपका 5 है, और यहां आपका ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 3, और गुना आपका टी है। 12 पंचे 60 इक्वल टू 8 गुना टी, 4 गुना 2 8, 15 चौका 60, और टी इक्वल टू अगर 15 बटा 2 है, दैट मीन्स आपका ये 7.5 दिन, 7.5 डेज। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों मिलकर यदि उस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो भाई, यदि दोनों मिलकर काम को करेगा तो आपका 7.5 डेज लगेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिखाई दे रहा है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए, मिश्र धातु है आपका। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एलॉय ए इज 5:7 and that in alloy B is 4:5. A and B are taken in the ratio of 1:2 and mixed to form a new alloy C. What part of C is copper? आपसे पूछ रहा what part of C is copper। मिश्र धातु C बनाने के लिए
क्वेश्चन कह रहा सी का कौन सा भाग आपका तांबा है, सी का कौन सा भाग आपका तांबा है। देखिए एक आपका ये ए है, तांबा और जस्ता, आप यहां पर ध्यान दे सकते हो, ये आपका तांबा है, ये आपका जस्ता है, यानी कॉपर और जिंक है, जो कि आपका मिश्र धातु ए में आपका 5:7 के अनुपात में दिया हुआ है, जबकि मिश्र धातु बी में ये आपका 4:5 के अनुपात में दिया हुआ है। आप इसे अगर जोड़ोगे, देखिए बनाने का अपना ही तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका लेकर आपके सामने आए हैं। 7 5 आपका ये 12 है, 4 5 9 है, 3 3 9, 3 चौका 12। अगर आप इसे काटोगे तो 4 और 3 में कट जाएगा 3 से, ठीक है। इसे बराबर करो, 3 है ऊपर गुना कर दिया, 4 है नीचे गुना कर दिया। आप इसे बराबर कर सकते हो, आपने इसे बराबर किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न में आपको कह रहा है कि ए और बी को 1:2 के अनुपात में, ए और बी को 1:2 के अनुपात में लिया जाता है और एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाता है। अगर इसे 1:2 के अनुपात में लिया जाता है, एक बार इसे 1 से, इसे 2 से हमने गुना कर दिया, 1:2 के अनुपात में लिया जाता है, यानी ए को 1 से और बी को 2 से गुना किया। देखिए 3 1 कम 3, 3 5 15, अगर आप इसे गुना करोगे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और फिर देखिएगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये आपका हो गया। यानी तांबा जो है आपका, कॉपर जो है ये आपका 47 है, और आपका 2 1 1 और यहाँ पर 4 2 6, और आपका जस्ता आपका 61 है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नया मिश्र धातु सी को बनाने के लिए मिलाया गया सी का कौन सा पार्ट तांबा है, कौन सा पार्ट तांबा। देखिए तांबा, सी में तांबा, सी में तांबा जो कॉपर कितना है आपका 47, तो आपका कॉपर है कितना में, तो ये टोटल आपका 47 प्लस 61 है, 47 प्लस आपका कितना है 47 प्लस आपका 61 है। देखिए ये 47, 7 1 8, 6 4 10, यानी 47/108 ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। अगर हमारे कैलकुलेशन करने का तरीका, हमारा मेहनत यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्त हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर से जरूर करेंगे। ये CHSL का सेट प्रैक्टिस नंबर 2 है। आपका एग्जाम होते होते मैं कम से कम 30 सेट्स लेकर आऊंगा चैप्टर्स के अलावा। जो चैप्टर्स मुझे पढ़ाना होगा मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके अलावे मैं ये 30 सेट्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप अपना सपोर्ट जरूर से जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 14, 3 संख्याएं हैं। देखिएगा ये 3 नंबर्स आपका दिया हुआ है, A अनुपात B अनुपात C, और 3 संख्याएं 1/4 है आपका, अनुपात ही 5/9 है, अनुपात ही 7/12 है। 3 संख्याओं का ये आपका अनुपात दिया हुआ है, 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है, तीनों संख्याओं का योग। सबसे पहले नीचे का एलसीएम लीजिए, 4 9 12 का, तो लॉसो इसका आएगा 36। 1/4 को आप 36 से गुना कर दिए, ये 5/9 को आप 36 के साथ गुना कर दिए, 7/12 को फिर आपने 36 के साथ गुना कर दिया। 12 या 36, 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 9:4:21। क्वेश्चन कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी आपका 21 है, सबसे छोटी आपका 4 है, दोनों के बीच का अंतर, सॉरी 4 नहीं होगा बाबू, 5 का 20, सॉरी गलत है, ये आपका बीच में जो है ये आपका बीच में 20 है आपका। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, एक आपका 21 है, दूसरा आपका 9 है, तो 21 में 9 चला गया आपका 12, और 12 का मान आपका 180 दिया हुआ है, 12 गुना 15 180, 1 का मान आपका 15 आ गया। तो क्वेश्चन का था योग निकालने के लिए, ऐड निकालने के लिए, सम योग निकालने के लिए आपको कह रहा है। अगर तीनों संख्याओं का योग निकालने के लिए कह रहा है दोस्त, तो आप तीनों संख्याओं का योग निकाल सकते हो। पहला आपका 20, 9 29 और 21 50 है, तो 50 को 15 से गुना करोगे, 15 5 75, ये आपका 750, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन लग रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन से एक बार आप इसे उतार लोगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट कर लोगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका एलजेब्रा से रिलेटेड प्रश्न है कि x - 1/2x = 4 है, देन दी वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर आपका ये x - 1/2x = मान लीजिए आपका 4 है,
निकालना आपको ये है 8x क्यूब। 8 आएगा कहां से? जब तक यहाँ 2 नहीं रहेगा तो 8 तो नहीं आ सकता। यानी आपको करना क्या, 2 के साथ दोनों तरफ गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ अगर आपको 2 से गुना करना है, दोनों तरफ आपने 2 से गुना कर दिया, देखिए 2 के साथ गुना किए 2x हो गया, -1/2, 2 कट गया तो केवल एक x बचा, इक्वल टू आपका 8। अब इनका अगर आप क्यूबिंग करते हो तो आपका उत्तर आएगा, देख लो 2x है -1/x का होल क्यूब। मैं थोड़ा लॉन्ग बता दे रहा हूं, मैं चाहूं तो हर क्वेश्चंस को और भी ज्यादा शॉर्ट करके बोल सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, लेकिन थोड़ा बेसिक जिनका नहीं है वह कैसे समझेगा आप ही बताइए। ठीक है, a - b का होल क्यूब a क्यूब -b क्यूब -3ab इंटू a - b। जिनका बेसिक नहीं है दोस्त वह लोग कैसे समझेंगे? 8 का क्यूब 512, सबका मैं ख्याल रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये आपका 8x क्यूब है माइनस ये आपका 1/x क्यूब है, 3 दूना 6, 2x - 1/x का मान आपका 8 है, इक्वल टू आपका 512। आप देख सकते हो 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 512, 48 जोड़ दोगे कितना होगा? 560, 560। और 560 आपका ऑप्शन में है, ये 560 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 560। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, आप इसे उतार भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, अलजेब्रा का प्रश्न है आपका। x + 1/x = 7। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि x + 1/x = 7 है, x + 1/x = 7 निकालने के लिए कह रहा है आपको x³ + 1/x क्यूब। बाबू ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि 7 का होल क्यूब -3 × 7, 7 का क्यूब 343 -7 से 21 घटा दोगे तो 322, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन आपको लगेगा सर कैसे? देखिए एक फॉर्मूला होता है इफ, अगर आप लिखोगे इफ x + 1/x = k देन आप लिख सकते हो x³ + 1/x क्यूब = k³ - 3k। अब आपका वैल्यू जो भी दिया रहे आप बना सकते हो प्लस वालों में, x + 1/x = k देन x³ + 1/x क्यूब = k³ - 3k। अगर इसी में मान के चलिए आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए x - 1/x = k, अगर x - 1/x = k रहे देन जो आपका होगा x³ - 1/x क्यूब = फॉर्मूला होगा k³ + 3k। माइनस वाले में आपका ये प्लस हो जाएगा और प्लस वाले में आपका माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस वाले में ये प्लस हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसे याद रखते हो तो देखिए कितना आसान था, x + 1/x = 7, तो x³ + 1/x क्यूब का मान आपका 322 हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या। देखिए परित्रिज्या आपका दिया हुआ है, सर्कम रेडियस आपका दिया है 18 सेंटीमीटर और आपको निकालने के लिए कह रहा है इन रेडियस। तो आपको समबाहु त्रिभुज के सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है ना वो 2:1 होता है। समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात आपका 2:1 होता है। परित्रिज्या 18 दिया है, अंतःत्रिज्या नहीं पता, बराबर 2/1, 2 1 कम 2, 9 दूना 18। आप इसे याद रख सकते हो, ये आपका अंतःत्रिज्या 9 होगा। समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का रेशियो होता है 2:1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 18। और ये देखिए वृत्त का क्वेश्चन है, वृत्त चैप्टर का प्रश्न है। थोड़ा लोग डरता है ऐसा प्रश्नों से, एग्जाम में छोड़ के आते हैं, छोड़ना नहीं है। मान लीजिए वो एक वृत्त का केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यह आपका एक वृत्त है, इसका केंद्र आपका O दिया हुआ है, PA और PB वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु P से वृत्त पर ये 2 स्पर्श रेखा आपका खींचा हुआ है, ये आपका PA है और ये PB है, आपका ये दोनों टेंजेंट्स है, स्पर्श रेखा है। ए और बी वृत्त पर स्थित बिंदु है, कौन? APB। देखिए APB ये वाला जो कोण है ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है, APB ये आपका 50 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है दोस्त, ये आपका 50 है। तो कौन? OAB निकालने के लिए कह रहा है, APB बराबर 50 डिग्री।
कोई दिक्कत नहीं है। और निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निकालने के लिए क्वेश्चंस कहता है आपका ओ ए बी, वेरी गुड, ये क्वेश्चन ये ओ ए बी ये वाला निकालने के लिए कहता है। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो है आपका, ये जो कौन होता है, ये जो केंद्र पर बना हुआ कौन है और ये स्पर्श रेखा के द्वारा बना हुआ कौन, ये दोनों कौन का जो योग होता है ना बाबू, आपका एंगल ए ओ बी प्लस आपका एंगल जो है ए पी बी, ये जो दोनों कौन जो होता है ना, ये दोनों, ये थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी जो है ना, एंगल ए ओ बी प्लस ये तो आपका 50 है इक्वल टू आपका 180, यानी कि आपका एंगल ए ओ बी का मान होगा 130। अगर आपका ए ओ बी का मान अगर आपका 130 हो गया, यहाँ 130 हो गया, ये दो भुजा तो आपस में समान है चूंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर वृत्त की त्रिज्या तो ये दोनों कोण भी आपस में समान होगा। अगर दोनों कोण आपस में समान होगा तो आप अगर बनाना चाहो बहुत अच्छे ढंग से लॉन्ग से बनाना चाहो, तो अगर ये कोण आपका x है, अगर आप इसे भी x मान लो, तो क्या x प्लस 130 इक्वल टू अगर 180 करेंगे तो क्या 2x इक्वल टू 50 और 2 1 कम 2 25 गुना 2 50, यानी कि x का मान 25 नहीं होगा। आज जो निकालने के लिए बोला तो इस कोण का मान क्या ये 25 डिग्री नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी पे है, ठीक है। मैं थोड़ा सा विस्तार कर देता हूं, चाहूं तो हर क्वेश्चन को शॉर्ट कर दूं, लेकिन नहीं, सीखिए ना, क्या दिक्कत है सीखने में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर लंबी एक लंबवत रेखा, देखिए वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर लंबी एक लंबवत रेखा है, 24 सेंटीमीटर लंबे जीवा तक खींची जाती है। ये आपका जीवा है ए बी, ये जीवा है जो कि 24 सेंटीमीटर है, ये माली केंद्र है, जिस केंद्र है ओ, और 5 सेंटीमीटर दिया, मैं इसे डी मान लिया। अगर ओडी का मान 5 है तो एडी, ये जो आपका एडी होगा ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो एडी तो आपका होगा भाई, एडी बराबर हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12, यानी ये भी आपका 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये 5 है, यानी ये 12 5, तो ये तो आपका 13 होगा ए का मान। समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से भी ये आपका 12 5 है तो आपका 13 हो गया। तो निकालने के लिए कहता व्यास, बाप रे बाप, डायमीटर आपको निकालने के लिए कहता है 2 इंटू आपका रेडियस, 2 इंटू सॉरी 13, आप 13 गुना दो कितना होगा आपका 26, तो ये आपका जो है डायमीटर ये आपका 26 हो गया, आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी संगत ऊंचाई का दुगुना है, ऊंचाई का दुगुना है, आधार ऊंचाई का दुगुना है। अगर आपने ऊंचाई को x मान लिया तो आधार तो आपका इसका दुगुना है तो 2x हो जाएगा, और क्षेत्रफल 144 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार 2x ऊंचाई x इक्वल टू आपका 144, 2 1 कम 2 72 गुना 2 144, एक्स स्क्वायर का मान आपका 72, यानी x बराबर आपका √72, यानी कि आपका 6√2, 6 36 गुना 2 72। ऊंचाई बोला है भाई, ऊंचाई आपका 6√2, डायरेक्ट आपका आंसर है, आप इसका फिगर बना के देख सकते हो, ठीक है। 6√2 आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, याद रखिए आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। चलिए आगे मैं करता हूं, अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपका प्रश्न है, ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपका प्रश्न है, ठीक है। और ये देखोगे दो टावर है पी और क्यू के पाद के ठीक बीचों बीच में उनके शीर्षों का यूनियन कौन, देखिएगा ये जो है आपका, मान लीजिए एक टावर है और ये भी आपका एक टावर है, पाद के ठीक बीचों बीच जो है, ये बीचों बीच जो है आपका जा रहा है पी और क्यू के पाद के ठीक बीचों बीच, दो टावर पी आर क्यू, यानी ये टावर का नाम आपका पी है, ये आपका क्यू है। कहता पी और क्यू के पाद के ठीक बीचों बीच उनके शीर्ष के यूनियन कौन, इनके शीर्ष का यूनियन कौन, एक आपका देखिए ये 45 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता पी आर क्यू का ऊंचाई का अनुपात। बाबू जब ऐसा प्रश्न आए ना तो थीटा के सामने के भुजा को परपेंडिकुलर मानते हैं और बेस को हम लोग tan थीटा बराबर 1 लेकर सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये जो आपका थीटा के सामने के भुजा को हम लोग लंब मानते हैं, कैसे होगा, tan 45 का मान 1 तो आपका इसको 1 मान लीजिए, tan 60 का मान √3 तो ये आपका √3 हो जाएगा। और इसको लॉन्ग भी आप कर सकते हो, थोड़ा लंबा खिंचा जाएगा, लंबा चल जाएगा, लेकिन नहीं करना है, थीटा के सामने एक भुजा को लंब मानते हैं, ठीक है।
और आप ऐसा मानिए आधार को 1 मान लेंगे और tan थीटा में अगर सेट करेंगे लंब बटा आधार, ठीक है, तो उससे मेरा निकल जाएगा tan 45 का मान आपका, tan 45 का मान आपका 1 होता है और देखिए tan 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है। तो 45 का मान 1 और 60 का मान √3। और P अनुपात Q पूछा था, डायरेक्ट आप कर सकते हो 1:√3। ऐसा प्रश्न आए इजी वे आपका सॉल्व होगा 1:√3। देखिए यहाँ पर रेशियो जो आंसर था वही छूटा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा 1:√3। थीटा के सामने के भुजा को परपेंडिकुलर मान लेना है आपको, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में, ठीक है, जल्दी बन जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। cos 27 = x है। देखिए एक फिगर में बनाता हूं मैं, एक फिगर आपका बना रहा हूं, ठीक है, और ये देखिएगा मान के चलिए ये तो आपका 90 का कोण बनेगा लंब रेखाओं के बीच का, और ये आपका 27 डिग्री अगर मैं मान लेता हूं cos है, तो चलिए मैं इसको चलिए मैं इसे 27 मान लेता हूं। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग तो 180 तो होगा, तो ये 90 है, ये 27 है, तो अगला क्या होगा 63 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए cos 27 बोला है, देखिए cos 27 डिग्री = x है। देखिए cos 27 डिग्री बराबर आपका x है, तो cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बेस बाय हाइपोटेनस h, इसके नीचे कुछ नहीं आपका 1 है। तो बाबू ये अगर बेस है, ये आपका बेस है, तो ये 27 के सामने भुजा ये लंब होगा, तो बेस आपका ये P हो जाएगा, सॉरी बेस आपका ये बेस बराबर ये आपका जो है, इसको लिखने का क्या जरूरत है, ये आप इसका ये आपका x हो गया। अगर ये आपका x हो गया और हाइपोटेनस अगर ये मेरा 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर √1 - x² होगा, परपेंडिकुलर √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो गया मेरा। निकालने के लिए कहा था tan 63 डिग्री। देखिएगा tan 63 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप समझिए कि 60 डिग्री के सामने के भुजा को, थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। tan 63 डिग्री में थीटा के सामने आपका x है, तो परपेंडिकुलर आपका x होगा। भूल के भी आप इसे परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे, ये परपेंडिकुलर है 27 डिग्री के लिए, 63 डिग्री के सामने ये आपका x परपेंडिकुलर होगा। अगर x आपका परपेंडिकुलर होगा तो बेस आपका क्या हो जाएगा, जो एक बचा वो बेस है, 1 - x², ये आपका बेस है, और यही आपका उत्तर होगा x/√1 - x², जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी पे है। याद रखिएगा थीटा के सामने के भुजा को लंब मानते हैं, ये तो कर्ण है बाबू, ये फिक्स है, इसका तो नहीं परिवर्तन हो सकता। ये तो आपका हाइपोटेनस तो आपका फिक्स होगा ना, ये चेंज होता है थीटा के अकॉर्डिंग, लंब और आधार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है cos θ = 4x/1 + 4x²। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है आपका वैल्यू पुट करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। ये देखिए 4x/1 + 4x² अगर आप करते हो, ऊपर आपका ये बेस है, नीचे आपका ये हाइपोटेनस है, ऊपर बेस होगा नीचे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर इसका निकलेगा 1 - 4x²। अगर आप इसे सॉल्व करोगे परपेंडिकुलर निकलेगा 1 - 4x²। निकालने के लिए कहता है आपका sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब आपका क्या हो गया 1 - 4x² और बाय आपका हाइपोटेनस क्या है 1 + 4x²। आप इसे सॉल्व कर लोगे ना, इसे आप सॉल्व करोगे, जैसे p = अगर आपको निकालना होगा √, देखोगे आपका h² यानी 1 + 4x² का होल स्क्वायर, अब -b² का मतलब आपका 4x का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आएगा 1 - 4x²। बाहर निकालोगे तो आपका रूट के बाहर निकालोगे इतना आएगा, तो p का मान 1 - 4x² और आपका ये h का मान 1 + 4x²। आपसे पूछा था sin थीटा का मान, तो आपका 1 - 4x²/1 + 4x², जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका। देखिए ये एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रश्न है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5:7। मान लीजिए एक नंबर आपका ए है दोस्त, मान लीजिए एक नंबर आपका ए है जो कि आपका 3 है, x है, दूसरा आपका बी है जिसे आप अगर 5x मान लो, तीसरा आपका सी है जिसे आप 7x मान लो। एलसीएम आपका दिया हुआ है,
एलसीएम आपका दिया हुआ 840। एलसीएम क्या होता है? जो दिए गए संख्याओं में से सबसे बड़ा हो और बाकी सब जो उस बड़ी संख्या में शामिल नहीं हो उसे मैं लेता हूं। मुझे 13 से 14 वर्षों का ऑफलाइन क्लास का जो एक्सपीरियंस है मैं उसे अपने ऑनलाइन क्लास में देने का प्रयास कर रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 5 7 है तो ये 3 गुना 5 गुना 7 है। जब तीनों में आपका x है ना तो एक x आएगा और यही आपका एचसीएफ हो जाएगा इक्वल टू आपका 840। 5 सत्ते 35 या 105, 105 अट्ठी, x का मान आपका 8 हो गया। एचसीएफ क्या होता है? जो दिए गए संख्याओं में सबसे छोटा हो, सब में हो, उभयनिष्ठ हो, सब में हो, वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ सब में तो आपका x था कॉमन रूप से, और जिसका मान आपका 8 था, यानी आपका एचसीएफ इक्वल टू आपका 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का बढ़िया से आप लोग पढ़ के नोट करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 30 सेट्स में आपके लिए लेके आऊंगा। आपका मैथमेटिक्स का रिवीजन कराने की जिम्मेदारी हमारी। पढ़िए आप। 5 का पावर 71 है, 5 का पावर 72 प्लस 5 का पावर 73, 5 का पावर 74, 5 का पावर 75 दिया हुआ इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिएगा भाई, ये 5 का पावर 71 है, ये आपका 5 का पावर 72 है, ये आपका 5 का पावर 73 है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, मैं चाहूं तो वहीं से कर देता, लेकिन नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। सब में देखिए 5 का पावर 71 तो कम से कम है, अगर आप इसे कॉमन ले लो तो यहां पर 1 बचेगा। 72 में 71 चला गया, 1 5 बचेगा। 73 में 71 चला गया, आपका कम से कम 2 5 बचा। 74 में 71 चला गया, आपका 3 5 बचेगा। और ये 75 में 71 चला गया तो आपका 4 5 बचेगा। अब देखिएगा 5, ये आपका 5 का पावर 71 है। अब सबको आप जोड़िए तो 1 प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 125, 5 का पावर 4 आपका 625। देखिएगा 500 आपका 71 गुना 600, 700, 750, 775, 780, 781, सबको जोड़िएगा आप, 781 आ रहा है। क्वेश्चन कहता है किससे कटेगा? 5 का पावर 71 का मतलब हो गया कि 71 को 5 है, 71 को 5 है, तो यहां तो कहीं 5 है ही नहीं, यहां तो 5 कहीं है नहीं, तो उससे तो मतलब है ही नहीं। 781 को अगर आप देखिएगा ना दोस्त, इसको अगर आप तोड़ोगे ना तो 71 गुना 11 हो जाएगा। आप देखो 71 को 11 से गुना करके आपको करके मैं दिखा रहा हूं। 71 और 71, 1 8 7, ये मेरा 781 है, ठीक है। तो अगर आप 781 को तोड़ोगे आपका उत्तर, आपका जो टूट के आएगा गुणनखंड, वो 71 गुना 11 होगा। तो 71 गुना 11 है, तो यहां पर जब आपका 71 आ रहा है ऑप्शन में, आपका 71 यानी 71 से तो कटेगा, ये आपका उत्तर 71 होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कोई एक नहीं होता है, बल्कि मान के चलिए आपका ऑप्शन में 11 होता तो वह भी आपका उत्तर हो जाता। आपका ऑप्शन में 5 रहता, वह भी आपका उत्तर होता कि ये संख्या तो 5 से भी पूरा पूरी कट रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कोई एक संख्या ना होकर अनेकों संख्या हो सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपके दिए गए ऑप्शन के ऊपर में डिपेंड करता है। आज मेरा सेट प्रैक्टिस यहीं तक था, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। आप इसे जो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। लगातार आप पढ़ते रहिए, मैं लगातार आपके लिए मेहनत करके सेट प्रैक्टिस लेकर आता रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। आपको जैसा ही लगा, क्लास मेरा जैसा भी लगा हो, कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा भी उत्साह बना हुआ रहे और मैं अगला सेट प्रैक्टिस की ओर और भी ज्यादा जोश के साथ लग जाऊं कि भाई अच्छा सेट प्रैक्टिस आपके बीच लेकर आए। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।